हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मेरा नाम राज है और आप सभी का आज के एक और नए मूवी एक्सप्लेनेशन सीरीज में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को, जो कि गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी का थर्ड पार्ट है। तो दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इट्स शो टाइम। मूवी के शुरू में ही हम मूवी के मेन कैरेक्टर रॉकेट को देखते हैं, जो गमोरा के मर जाने की वजह से उदास रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ क्विल, जो गमोरा के याद में बिल्कुल ही नशे में रहने लगा था। वो इसलिए क्योंकि शायद आप लोग जानते ही होंगे कि एवेंजर एंड गेम में गमोरा मर चुकी थी। बाद में रॉकेट वहीं पर आता है, जिसके बाद तो क्विल नशे में ही वहीं पर लुढ़क जाता है। ये देखकर नेबुला वहां पर आती है और उसे ले जाकर एक कमरे में सुला देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है अभी जहाँ पर गार्डियंस की टीम रह रही थी वो नोवियर नाम के एक हेडक्वार्टर में रह रहे थे, जो किसी खोपड़ी के आकार का दिख रहा था। दूसरी तरफ ड्रैकलिन को देखते हैं, जो अपने सरदार योंडू के एरो को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि योंडू के मर जाने के बाद क्विल इसके एरो को ड्रैकलिन को ही सौंप दिया था, पर वो अभी तक एरो को माइंड से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वहीं पर एक और कॉस्मो नाम का एक डॉग भी था, जो कि वो भी माइंड से ही कोई भी चीजों को कंट्रोल कर सकती थी। इसलिए वो वहां पर ड्रैकलिन को एक पत्थर को भी कंट्रोल करके दिखाती है। बाद में जब सभी गार्डियन की टीम एक साथ थी तो वे लोग क्विल को लेकर परेशान थे, क्योंकि गमोरा के मर जाने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर नेबुला सभी को बताती है कि गमोरा अभी जिंदा है, बस उसे पिछले कुछ सालों की बात याद नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन की वजह से किसी तरह प्रेजेंट वाली गमोरा तो मर गई थी, पर पास्ट वाली गमोरा फ्यूचर में आ चुकी थी। इसके बाद एंट्री होती है फिल्म के एक और नए कैरेक्टर एडम वॉरलॉक की, जिसे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के मिड क्रेडिट सीन में देखा था, जब वो सोवेरियन की रानी आयशा का बेटा एडम वॉरलॉक अपने बर्थ चैम्बर में था, जिसे आयशा ने स्पेशली गार्डियंस के टीम को ही मारने के लिए बनाया था। वो नोवियर हेडक्वार्टर पर आते ही रॉकेट पर हमला कर देता है। ये देखकर बाकी के लोग भी वहां आकर एडम से फाइट करने लगते हैं। फाइट के दौरान एडम ग्रूट को उसके सर को उखाड़ देता है। इसके बाद ड्रैकलिन भी अपने एरो से उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता और एरो गिर जाती है। उसके बाद एडम फिर से अंदर आकर रॉकेट को घायल कर देता है, पर उसी वक्त ड्रैक्स एडम से लड़ने लगता है, लेकिन ड्रैक्स एडम के सामने कमजोर पड़ रहा था। तभी वहां पर नेबुला आ जाती है और एडम को मार देती है, जिस वजह से एडम भी किसी तरह बचकर वहां से भाग जाता है। बाद में जब सभी रॉकेट को मेडिकल किट से ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं तो रॉकेट को और भी दर्द होने लगता है, इसलिए सभी उसका चेकअप करते हैं तो पता चलता है रॉकेट के सीने में एक किल स्विच लगा हुआ है, जो सर्जरी करने या फिर रॉकेट के बॉडी से किसी तरह की छेड़छाड़ करने पर स्विच रॉकेट की जान ले सकता है। तो अगर रॉकेट को ठीक करना है तो सबसे पहले किल स्विच को ऑफ करना होगा, जो कि किसी पासवर्ड से ही हो सकता था। वहीं पर नेबुला भी पता लगा लेती है कि जिस कंपनी ने किल स्विच को लगाया था वो ऑर्गोस्कोप नाम की कंपनी थी, जो रॉकेट को अपनी प्रॉपर्टी समझता था और उसे नाम दिया था 89P13। ये जानने के बाद क्विल तुरंत ही ऑर्गोस्कोप जाने के लिए निकल जाता है, उस पासवर्ड को चुराने के लिए। इसी दरमियान जब रॉकेट सो रहा था तभी सीन उसके पास्ट में जाती है, जहाँ हाई एवोल्यूशनरी नाम का एक साइंटिस्ट एक रकून पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसका नाम साइंटिस्ट ने 89P13 रखा था। एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट P13 को एक जेल में रख देता है, जहां उसकी मुलाकात कुछ और जानवरों से होती है। यहाँ पर वो जानवर भी किसी न किसी तरह से एवोल्यूशनरी के एक्सपेरिमेंट का शिकार थे और उन सभी का भी कोई ना कोई नंबर दिया हुआ था। यहाँ पर P13 को बहुत ही दर्द हो रहा था, तभी उन्हीं जानवरों में से एक P13 को थोड़ा सहलाती है और उसके बाद सभी में अच्छी दोस्ती हो जाती है। आगे अब काउंटर अर्थ पर एडम को देखते हैं, जो आयशा के पास घायल पड़ा था। तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आकर रॉकेट को खोजने लगता है, क्योंकि उसी ने एडम को भेजा था रॉकेट को लाने के लिए, पर एडम नाकाम हो गया था। इसलिए एवोल्यूशनरी आयशा को दोबारा ऑर्डर देता है रॉकेट को लाने के लिए, वरना वो आयशा के पूरे नस्ल को मिटा देने की भी धमकी देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है एवोल्यूशनरी ने ही सोवियन के पूरे नस्ल को बनाया था, जिसमें आयशा भी थी। और जब एडम जन्म लेने वाला था तभी एवोल्यूशनरी रॉकेट को पकड़ने के लिए एडम को वक्त से पहले ही बाहर बुला लिया था, जिस कारण अभी वो थोड़ा कमजोर भी था। दूसरी तरफ क्विल भी ऑर्गोस्कोप के पास पहुंचकर उसके अंदर जाना शुरू कर देता है, क्योंकि ऑर्गोस्कोप हेडक्वार्टर प्लाज्मा से बने 3 सेफ्टी शील्ड से घिरा हुआ था। लेकिन क्विल जैसे ही तीसरे शील्ड को पार करने लगता है, वहां पर रेवेजर्स के लोग भी आ जाते हैं, जो अंतरिक्ष के
लुटेरे थे और वो पूरे शिप पर ही कब्जा कर लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर नेबुला बताती है कि उसके गमोरा के साथ अपॉइंटमेंट है। ये देखकर क्विल भी हैरान हो जाता है क्योंकि नेबुला गमोरा को पैसे देकर अपने साथ ले जाने आई थी ताकि वो ऑर्क कॉप में आसानी से जा सके और पासवर्ड को चुरा सके। वहाँ पर रेवेजर्स का हेड सभी को बताता है कि ऑर्क कॉप में बहुत ही हाई सिक्योरिटी है, इसलिए उसे वहाँ चोरी से जाना होगा, जिसके लिए वो एक तरह के कपड़े भी पहनने को देता है ताकि सभी लोग वहीं के लोगों जैसे दिख सके। इसके बाद सभी स्पेस शूट में ऑर्क कॉप पर जाने के लिए निकल जाते हैं। बाद में नीचे उतर कर नेबुला एक जगह पर लेजर से होल करती है और सभी अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऑर्क कॉप के लोगों को पता चल जाती है कि कोई सिक्योरिटी को तोड़ा गया है, इसलिए वो सभी सिक्योरिटी वालों को उसी तरफ जाने बोलती है। इधर सभी लोग अपने स्पेस सूट को निकाल कर एक डब्बे में डाल देते हैं ताकि उसे दोबारा जाते वक्त पहन सके। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी वाले भी पहुँच जाते हैं, पर क्विल सभी लोगों को एक मैकेनिक बताकर किसी तरह संभाल लेता है। बाद में गमोरा सभी को रिकॉर्ड्स रूम तक ले जाती है, इसलिए अब क्विल भी वहाँ के मैनेजर को इम्प्रेस करके रिकॉर्ड्स मांगने की कोशिश करने लगता है, पर गमोरा उसे धमकी देकर फाइल्स तक ले जाने बोलती है। इसलिए मैनेजर भी सभी फाइल्स तक ले जाती है और E9P13 के फाइल को निकाल कर दे देती है। उसी जगह पर देखते हैं ऑर्क कॉप ने बहुत सारे स्पेसिस के रिकॉर्ड्स रखे हुए थे। बाद में ऑर्क कॉप के लोगों को गार्डियन के बारे में पता चल जाता है, तो वहाँ के सभी गार्ड्स पांचों पर हमले करने लगते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर गमोरा मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से भागने लगती है। इसी दरमियान उसके सामने जो भी आता गमोरा उसे गोली मार देती। बाद में क्विल भी किसी तरह मैनेजर को इम्प्रेस कर ऑर्क कॉप का कंट्रोल अपने पास ले लेता है और ग्रूट को स्पेसशिप के साथ वहाँ बुला लेता है। इसके बाद सभी वहाँ से निकलने में भी कामयाब हो जाते हैं। वहीं शिप में आकर जब सभी फाइल को देखते हैं तो पता चल जाता है हाई एवोल्यूशनरी ने कितने बेरहमी से रॉकेट के सीने में किल स्विच लगाया था और एक्सपेरिमेंट किए थे। दरअसल हाई एवोल्यूशनरी एक अलग नस्ल की दुनिया बनाना चाहता था, इसलिए वो कई तरह के जानवरों पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता रहता और उन्हीं में से एक था वो रकून, जो एक्सपेरिमेंट के बाद उसके पास हाई एवोल्यूशनरी से भी ज्यादा सोचने और समझने की क्षमता आ गई थी। पर ये बात हाई एवोल्यूशनरी को नहीं पता थी। बाद में जब हाई एवोल्यूशनरी P13 का टेस्ट ले रहा था तो वो सारे जवाब सही सही दे रहा था। इसके बाद वहीं पर हाई एवोल्यूशनरी P13 के सामने ही एक एक्सपेरिमेंट करता है और एक कछुए को एक नए स्पीसीज में तब्दील कर देता है। लेकिन वो किसी वजह से हिंसा करने लगते हैं और क्रोधित हो जा रहे थे, इसलिए हाई एवोल्यूशनरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो वैसा किस कारण से करने लग जा रहे थे। लेकिन P13 जो था उस वक्त बहुत ही नादान था। जब वो एक्सपेरिमेंट को देखता है तो समझ जाता है कि कछुए का हिंसा करने का सही रीजन क्या है और वो हाई एवोल्यूशनरी को बता देता है। इसलिए जब हाई एवोल्यूशनरी दोबारा एक्सपेरिमेंट करता है तो वो कामयाब हो जाता है। आगे जेल में बंद P13 बेहद खुश था क्योंकि वो और उसके तीनों दोस्त नई दुनिया में जाने वाले थे, इसलिए सभी अपना अपना नया नाम भी सोचते हैं और चारों अपना नाम लाइला, डिप्स, फ्लोर और रॉकेट रखते हैं क्योंकि अभी जो उनका नाम था वो नाम नहीं एक नंबर था। लेकिन बाद में रॉकेट को पता चलता है कि वो और उसके दोस्त एक सैंपल थे जिसे नई दुनिया में नहीं ले जाया जाएगा बल्कि अब उन्हें अगले ही दिन मार दिया जाएगा और रॉकेट के दिमाग को समझने के लिए उस पर और भी कई प्रयोग किए जाएंगे। ये बताने के बाद वहाँ के लोग रॉकेट को जेल में डालकर चले जाते हैं, इसलिए अब रॉकेट भी वहीं पर गिरे हुए मशीन के टुकड़ों को उठाकर वहाँ से निकलने की भी चाबी बना लेता है और फिर सभी दोस्तों को सारी बात बताकर सबसे पहले वो खुद को और लाइला को आजाद करता है। लेकिन तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी आकर लाइला को गोली मार देता है, जिस वजह से रॉकेट भी गुस्से में आकर उसके चेहरे को पूरी तरह से बिगाड़ देता है। बाद में वहाँ पर कुछ गार्ड्स आकर उसके बचे हुए दोस्तों को भी गोली मार देते हैं, तो रॉकेट भी वहीं पर गिरी हुई बंदूक को उठाकर सभी गार्ड्स को गोली मार देता है। बाद में जब वो अपने दोस्तों को दिखता है तो दोनों ही मर चुके थे, इसलिए रॉकेट अकेले ही वहाँ से एक शिप लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद आगे क्या होता है, कैसे रॉकेट क्विल से मिलता है, ये सभी हम गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी के फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो कमेंट कर जरूर बता दें, मैं उसका भी एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं इस मूवी की तरफ। तो रॉकेट को वहां से भाग जाने के बाद हाई एवोल्यूशनरी रॉकेट को ढूंढने की बहुत कोशिश किया पर उसे रॉकेट नहीं मिलता, इसलिए वो रॉकेट को मरा हुआ समझकर भूल जाता है। लेकिन सोवियन के जरिए उसे पता चल जाता है कि P13 अभी भी जिंदा है, इसलिए वो एडम को नोवियर पर रॉकेट को लाने भेजा था। इसके आगे क्या होता है ये आप सभी जानते ही हैं। आते हैं दोबारा शिप
पर जब सभी रॉकेट के फाइल को देख रहे थे तभी सभी को वहाँ पर पता चलता है कि उस फाइल में कोई पासवर्ड नहीं है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी पहले ही अपने आदमी भेजकर फाइल को डाउनलोड कर वहाँ से डिलीट करवा दिया था, क्योंकि वो समझ गया था कि गार्डियंस के लोग फाइल को ढूंढने और कॉप तक जरूर आएंगे। बाद में जब नेबुला चेक करती है तो उसे भी वो आदमी दिख जाता है जिसने और कॉप जाकर फाइल डिलीट की थी। उसका नाम थिल है। बाद में सभी ये भी समझ जाते हैं कि पासवर्ड अभी थिल के दिमाग में लगी एक चिप में होगा। तो क्विल अब फिर से हाई एवोल्यूशनरी की लोकेशन पर जाने की ठान लेता है, जो कि इस वक्त उसकी लोकेशन काउंटर अर्थ था। लेकिन फिर गमोरा सभी को वहां जाने से रोकने लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये हाई एवोल्यूशनरी की एक चाल है सभी को वहां बुलाकर फंसाने का। पर क्विल गमोरा की एक नहीं सुनता, तो गमोरा भी उसे वापस से रिवेजर्स के पास छोड़ने बोलती है। लेकिन क्विल के पास उतना टाइम नहीं था, क्योंकि अभी उसे अपने दोस्त को किसी भी हाल में बचाना था, इसलिए वो गमोरा की ये बात भी नहीं मानता। तो गमोरा भी इस बात से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और रिवेजर्स के लोगों में से ही एक को कॉल कर अपने शिप का लोकेशन भेज देती है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि आयशा गमोरा से बात कर रही थी और रिवेजर्स का जो आदमी था वो मरा हुआ था, क्योंकि वो और कॉप्स के शिप के पास चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। बाद में जब आयशा उससे गमोरा के बारे में पूछ रही थी तो वो नहीं बताता, इसलिए आयशा एडम को ही उसे मारने का ऑर्डर दे देती है। आगे जब सभी काउंटर अर्थ पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ सब कुछ हुबहू पृथ्वी के जैसा ही था, पर वहाँ के जो लोग थे वो बिल्कुल नए स्पीसीज थे, सारे जानवर जिसे एवोल्यूशनरी ने इंसान की तरह बना दिया था। बाद में जब सभी शिप के नीचे आते हैं तो क्विल उनसे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सभी उसे देखकर डर जाते हैं। तो बाद में क्विल भी उनमें से एक को मना लेता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वो लेडी भी सभी को अपने घर लेकर आती है। पर यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कोई भी एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहे थे, इसलिए क्विल इशारों में ही थिल के बारे में बताता है और उन्हें थिल की एक तस्वीर भी बनाकर दिखाता है, जिससे वो समझ जाती है और वो क्विल को दिखाकर थिल के शिप की तरफ इशारा कर देती है। इसलिए अब क्विल, नेबुला और ग्रूट वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ड्रैक्स, मैंटिस और गमोरा स्पेसशिप के पास ही रुक जाते हैं। आगे जब तीनों शिप के पास पहुँचते हैं तो नेबुला को अंदर नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि हथियार को अंदर ले जाना मना था और नेबुला का पूरा शरीर ही एक हथियार था, इसलिए वो बाहर ही रह जाती है। दूसरी तरफ ड्रैक्स और मैंटिस भी क्विल की बात नहीं मानते और वो भी वहीं पर आ रहे एक जानवर से बाइक छीनकर हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप की तरफ आने लगते हैं। इधर क्विल जैसे ही शिप में जाता है सामने ही उसे थिल भी मिल जाता है और साथ में हाई एवोल्यूशनरी भी। तो क्विल भी थिल से पासवर्ड मांगने लगता है, लेकिन हाई एवोल्यूशनरी क्विल को बताता है कि वो रॉकेट की वजह से एक परफेक्ट दुनिया बनाया है, इसलिए वो उसे कभी पासवर्ड नहीं देगा। लेकिन क्विल बोलता है उसने जो दुनिया बनाई है वो परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ही बेकार है, अभी भी उसमें बहुत ही कमियां हैं। ये सुनकर हाई एवोल्यूशनरी वहां से भी अपने शिप को उड़ाकर ले जाने लगता है, पर वो जाते जाते एक जानवर को रॉकेट को लाने भेज देता है। इसलिए जैसे ही वो जानवर रॉकेट को उठाता है वहाँ पर गमोरा आकर उसे रोकने लगती है। दूसरी तरफ आयशा और एडम भी काउंटर अर्थ पर आ जाते हैं और एडम गमोरा के लोकेशन को ट्रेस कर शिप पर भी पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर आते ही एडम रॉकेट के लिए हाई एवोल्यूशनरी के जानवर से ही लड़ने लगता है और उसे मार देता है, क्योंकि एडम रॉकेट को हाई एवोल्यूशनरी को सौंपना चाहता था और अपने नस्ल को बचाना चाहता था। लेकिन इस बात का फायदा उठाकर गमोरा रॉकेट को लेकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही वो शिप से बाहर आती है पूरा काउंटर अर्थ तबाह होने लगता है, क्योंकि हाई एवोल्यूशनरी क्विल की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। इसलिए अब वो फिर से एक नई और परफेक्ट दुनिया बनाने के लिए बोलकर काउंटर अर्थ को तबाह करने लगता है। जब ये एडम देखता है तो वो अपनी माँ को बचाने जाने लगता है, पर वो अपनी मॉम तक जैसे ही पहुंचता है उसकी शिप तबाह हो जाती है। दूसरी तरफ नेबुला भी जल्दी से ड्रैक्स को शिप उसकी तरफ लाने बोलती है, पर वो देखती है ड्रैक्स वहीं पर आ चुका था, इसलिए वो गमोरा को ही शिप को लाने बोलती है। इधर क्विल भी ग्रूट की मदद से बहुत सारे बंदूक बाहर निकालता है, क्योंकि ग्रूट ने आते वक्त सारे बंदूक अपने अंदर छुपा लिए थे और फिर दोनों मिलकर वहां पर फायर करने लगते हैं। कुछ देर फाइट करने के बाद क्विल थिल को लेकर शिप से छलांग लगा देता है और साथ में ग्रूट भी। बाद में ग्रूट एक पंछी बनकर दोनों को एक जगह पर ले जाता है, लेकिन तब तक थिल मर चुका था, इसलिए अब क्विल भी उसके सिर से शिप को निकाल लेता है। बाद में वहां पर गमोरा भी किसी तरह शिप को लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से शिप नहीं उड़ाने आती थी। आगे अब नेबुला, ड्रैक्स और मैंटिस को लग रहा था क्विल शिप में ही है, इसलिए क्विल को बचाने के लिए तीनों शिप पर ही छलांग लगा देते हैं और फिर कुछ देर वहां रहने के बाद शिप पर तीनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि शिप अब तीनों को लेकर स्पेस में चला गया था। इसलिए ड्रैक्स भी वहां पर लगे दरवाजे को तोड़कर अंदर चला जाता है, तो देखता है वहां पर बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए हाई एवोल्यूशनरी रखा हुआ था। दूसरी तरफ अब क्विल और गमोरा भी जल्दी से प्लेनेट को छोड़ देते हैं। उनके प्लेनेट को
छोड़ते ही पूरी काउंटर अर्थ भी तबाह हो जाती है और जितने भी नए स्पेसिस थे सारे मारे जाते हैं। बाद में अब क्विल भी जल्दी से रॉकेट को ठीक करने के लिए चिप को मशीन से कनेक्ट करता है, पर अभी भी रॉकेट होश में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर और क्विल के प्रयास करने के बाद रॉकेट होश में आ जाता है, तो गमोरा भी जल्दी से रॉकेट को मेडिकल किट लगाकर पूरी तरह से ठीक कर देती है। इसके बाद जब क्विल नेबुला से बात करता है तो पता चलता है वो तीनों शिप पर हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हाई एवोल्यूशनरी भी आ जाता है और तीनों को ही बंदी बना लेता है। बाद में वो क्विल से रॉकेट को लेकर शिप तक आने बोलता है, नहीं तो वो तीनों को मार देने की भी धमकी देता है। इसलिए अब क्विल भी ड्रैकलिन को मदद के लिए फोन करता है। दूसरी तरफ अब हाई एवोल्यूशनरी के लोग भी उसे गार्डियन से लड़ाई किए बिना ही नए दुनिया में चलने बोलते हैं, पर वो रॉकेट के दिमाग के लिए इतना पागल था कि वो किसी की भी नहीं सुनता। बाद में वो नेबुला और उसके दोस्तों को एक जेल में भी बंद कर देता है। तभी नेबुला देखती है कि वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, इसलिए वो सभी बच्चों को समझाने की कोशिश करने लगती है कि वे लोग दीवार से दूर रहें, क्योंकि क्विल कभी भी शिप की दीवार तोड़ सकता था। लेकिन बच्चे उसकी भाषा नहीं समझ रहे थे, इसलिए अब ड्रैक्स ही सभी को वहाँ से हट जाने बोलता है, क्योंकि वो बच्चों की भाषा जानता था। बाद में क्विल भी हाई एवोल्यूशनरी के शिप के पास आ जाता है और साथ में ड्रैकलिन भी अपने नोवेयर प्लेनेट के साथ वहां पहुंच जाता है और हाई एवोल्यूशनरी के शिप पर हमला करने लगता है। इसलिए अब हाई एवोल्यूशनरी एक साथ कई मशीनी जीवों को नोवेयर पर ही भेजने लगता है, जिस कारण सभी लोग नोवेयर के अंदर जाकर सभी जगहों पर हमला करने लगते हैं। वहीं ड्रैकलिन जब ये देखता है तो वो इस बार अपने सरदार की बातों को याद करता है और फिर अपने एरो से सभी को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नेबुला और उसके दोस्तों को 3 अजीब से दिखने वाले जानवर चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसलिए मैंटिस भी अपनी पावर से इस्तेमाल कर सभी को शांत कर देती है। बाद में ये सब तबाही देखकर फिर से हाई एवोल्यूशनरी के लोग उसे रुक जाने बोलते हैं, पर इस बार भी वो किसी के नहीं सुनता और गुस्से में आकर अपने ही लोगों को मार देता है। इसके बाद थोड़ी देर तक क्विल के दोस्तों और हाई एवोल्यूशनरी के आदमियों के बीच फाइट होती है, जिसमें क्विल और उसके दोस्त सभी को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद आखिरकार सभी को मारने में कामयाब भी हो जाते हैं। बाद में वो सभी जाकर कॉस्मो और नेबुला की मदद से दोनों शिप को जोड़ देते हैं, जिस कारण सारे बच्चे नोवेयर पर आने लगते हैं। वहीं अब रॉकेट भी जाकर सभी जानवरों को छुड़ाने लगता है। तभी वो देखता है वहाँ पर और भी बहुत सारे रकून थे, इसलिए वो सभी को एक साथ निकाल कर ले जाने लगता है। पर तभी वहीं पर हाई एवोल्यूशनरी भी आकर रॉकेट को मारने लगता है, लेकिन फिर वहीं पर गार्डियंस के सारे लोग आ जाते हैं और सभी मिलकर उसे मारने लगते हैं। बाद में उसे शिप पर ही मरने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो सभी जानवरों को भी नोवेयर प्लेनेट पर लाने लगते हैं। जैसे जैसे सभी जानवर दूसरी तरफ आ रहे थे, कॉस्मो भी ज्यादा संभाल नहीं पा रही थी, इसलिए जैसे ही सभी लोग नोवेयर पर आ जाते हैं, कॉस्मो शिप को छोड़कर वहीं पर गिर जाती है, जिस वजह से क्विल शिप पर ही रह जाता है। लेकिन फिर भी वो शिप से छलांग लगा देता है, पर स्पेस में ही क्विल से एक चीज टकरा जाती है, जिस वजह से वो शिप तक नहीं पहुंच पाता और वो वहीं स्पेस में जमने लगता है। लेकिन इस बार एडम उसकी अच्छाई देखकर पिघल जाता है और वो जाकर क्विल को स्पेस से नोवेयर पर ले आता है और फिर इसी के साथ ही हाई एवोल्यूशनरी की शिप भी पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसके साथ ही फाइनली यहाँ पर सारे फाइट भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अब गमोरा भी वापस रेवेंजर्स के पास चली जाती है। आगे अब देखते हैं कि गार्डियंस की टीम में भी लोग कम होने लगे थे, क्योंकि क्विल जब 8 साल का था तभी वो पृथ्वी छोड़ दिया था, इसलिए वो फिर से पृथ्वी पर जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ नेबुला और ड्रैक्स दोनों बच्चों के पास ही रहकर उन्हें संभालने का जिम्मा उठाते हैं। वहीं मैंटिस भी एक आजाद जिंदगी जीने के लिए अकेली ही एक सफर पर निकल जाती है, जहाँ उसे ऑर्डर देने वाला कोई ना हो। पर सभी के जाने से पहले रॉकेट को ही गार्डियन की टीम का कैप्टन बना दिया जाता है, क्योंकि उससे बेहतर कोई भी टीम को नहीं चला सकता था। और फिर सभी के साथ डांस करते हुए ये मूवी भी खत्म हो जाती है। आगे अब मिड क्रेडिट सीन में देखते हैं, जहां गार्डियंस की टीम में 2 लोग और शामिल हुए थे, जिसमें एक कॉस्मो द डॉग और दूसरा फाइला, जो उन्हीं बच्चों में से एक थी जिसे रॉकेट ने बचाया था। और फिर वो अगले मिशन पर जाने के लिए कहीं निकल जाते हैं। लास्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि अब क्विल भी अपने दादाजी के घर पहुंच जाता है, जहां उसे देखकर उसके दादाजी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं। बाद में जब दोनों खाने पर बैठे थे, तभी दोनों किसी लेजेंडरी स्टार लॉर्ड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि क्विल भी एक स्टार लॉर्ड ही था। तो दोस्तों अब देखना यह है कि नेक्स्ट पार्ट में अब लेजेंडरी लॉर्ड स्टार कौन बनकर आता है और फिल्म में नया धमाल होता है। तो दोस्तों मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताना, और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ताकि इस तरह की कोई भी हॉलीवुड मूवी आपसे मिस ना हो। दोस्तों आगे आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं यह भी कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद।